हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 1। अगर आप सबने अभी तक पिछले वाली कहानियों को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप सब उस सब को पढ़ सकते हैं। चलिए तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हैदराबाद गुप्ता निवास। पता नहीं ये पनौती कब हमारा पीछा छोड़ेगी। ए पनौती, चल उठ। तुझे घर का काम नहीं करना है क्या? बस पूरा दिन सोती ही रहती है। एक 40 साल की स्त्री नीचे फर्श पर सो रही एक मासूम सी लड़की के ऊपर से चादर उतारते हुए उसके ऊपर चिल्लाती है। वो लड़की तुरंत उठते हुए बोली, माँ, क्या हुआ इतनी सुबह? चुप, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। तो मुझे माँ कहकर बुलाना बंद कर और जल्दी घर का काम खत्म कर। आज हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं और तुझे घर का सारा काम खत्म करना है और घर का ख्याल रखना है, समझी? अब जा, लग जा काम पर। लेकिन मैं भी आप लोगों के साथ बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं सारा काम खत्म कर दूंगी। वो लड़की अपनी मासूम शक्ल बनाकर और एक उम्मीद के साथ अपनी सौतेली माँ से कहती है, जितना कहा है बस उतना कर, आगे से बोलने की जरूरत नहीं है। आई बड़ी, मुझे भी घूमने जाना है। और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। यह सुनकर वहां खड़ी राधिका की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी आंखों को साफ करते हुए किचन से बाहर जाती है। राधिका को हर रोज अपनी सौतेली माँ से अपने लिए पनौती शब्द सुनना पड़ता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती और वह बेचारी किचन में ही सोती थी और पूरा दिन बस नौकरों की तरह काम करती रहती थी। अब राधिका को इन सब की आदत सी होती जा रही थी। राधिका किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। तभी राधिका को अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है, राधिका बेटा, मेरे लिए एक कप चाय ले आओ। अपने पापा की आवाज़ सुनकर राधिका को थोड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि बस सुरेंद्र जी ही राधिका से प्यार करते थे। राधिका की सौतेली माँ नीलम सुरेंद्र जी के सामने अच्छे से पेश आने का ड्रामा करती थी। सुरेंद्र जी अधिक तक घर से बाहर ही रहते थे। वह घर पर कुछ घंटे के लिए आते थे, जहाँ वो बस थक कर सो जाते थे और उनके घर में क्या हो रहा है उनकी खुद की बेटी के साथ वह इन सब बात से बिल्कुल अनजान थे। पापा, यह लीजिए चाय। राधिका हॉल में रखे सोफे पर बैठे सुरेंद्र जी को चाय का कप देती है और वो उनके पास बैठने ही वाली थी। तभी नीलम वहां आते हुए बोली, बेटा राधिका, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, तो क्या तुम अपनी छोटी बहन के लिए और भाई के लिए कॉफ़ी बना दोगी? जी, मैं अभी बना देती हूँ। राधिका अपने उदास चेहरे के साथ किचन में आकाश और हिमानी के लिए कॉफ़ी बनाती है। नीलम सुरेंद्र जी से बोली, मैं सोच रही थी कि आज हम बच्चों के साथ बाहर घूमने चले जाएं। मैंने राधिका से भी पूछा, उसने तो जाने से मना कर दिया। कह रही है कि उसका बाहर जाने का मन नहीं है। अब ज़बरदस्ती तो ले जा नहीं सकते ना, लेकिन आकाश और हिमानी जाना चाहते हैं। सुरेंद्र जी न्यूज़पेपर को टेबल पर रखते हुए बोले, ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। नीलम किचन में जाकर राधिका से बोली, मैंने तुम्हारे पापा से कहा है कि तुम्हारा बाहर जाने का मन नहीं है और तुम भी उनसे यही कहना, समझी? जी। 1 घंटे बाद राधिका को छोड़कर बाकी सब बाहर घूमने के लिए तैयार हो चुके थे। राधिका अपने बगीचे में पानी दे रही थी। सुरेंद्र जी उसके पास आकर बोले, बेटा, तुम हमारे साथ घूमने क्यों नहीं जा रही? राधिका अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए बोली, नहीं बाबा, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसीलिए आप लोग जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना। तभी अंदर से आती हुई नीलम बोली, चलिए चलते हैं। और उसके साथ आकाश और हिमानी भी थे। वे बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। राधिका अब घर में बिल्कुल अकेली थी। राधिका
अंदर हॉल में सोफे पर बैठी अपने हाथ में अपनी माँ के फोटो को देखकर बोली, माँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? पापा को पता ही नहीं है कि उनकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। मैं उन सबको अपना मानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी वे मुझे अपना मानते ही नहीं हैं। ऐसे कौन आएगा मेरी जिंदगी में? राधिका ये सब कहते हुए रोई जा रही थी। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो अपने आंसू पोंछकर खड़ी होकर बाहर जाने लगती है। तभी उसे अपने सामने एक लड़का दिखाई देता है जो दूर से खड़ा राधिका को दे रहा था। राधिका उसे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का अंदर आते हुए बोला, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। वैसे आज सभी बाहर घूमने गए हैं, क्या तुम्हें अकेला छोड़कर? हाँ, वे सब घूमने गए हैं और मेरा बाहर जाने का मन नहीं था, इसीलिए मैं नहीं गई। ये आकाश का दोस्त विशाल था। वो राधिका का अच्छा दोस्त बनने का नाटक करता था, लेकिन राधिका इस बात से अनजान थी। वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। विशाल राधिका के पास बैठते हुए बोला, राधिका, तुम ठीक हो ना? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस माँ की याद आ रही थी। फिर तो मैं बिल्कुल राइट टाइम पे आया हूँ। मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तुमसे आज अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। आकाश नीचे राधिका के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पहली नज़र से ही। मैं बहुत टाइम से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था और आज मुझे मौका मिला। राधिका की धड़कनें तेज हो रही थी और उसे खुशी भी हो रही थी और ये एक सपने जैसा लग रहा था। विशाल राधिका के बिल्कुल करीब आता जा रहा था, जिससे राधिका पीछे से सोफे से लग जाती है। विशाल उसके होठों पर किस करने ही वाला था, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो दोनों तुरंत खड़े हो जाते हैं और अपने सामने देखकर चौंक जाते हैं। कौन था सामने जिसे देखकर राधिका और विशाल चौंक गए? सुरेंद्र जी चिल्लाते हुए बोले, राधिका! विशाल! राधिका सुरेंद्र जी को देखकर हैरान हो जाती है और वह बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने सुरेंद्र जी को आज से पहले इतने गुस्से में नहीं देखा। राधिका जैसे ही सुरेंद्र जी के पास जाकर कुछ कहती, उससे पहले ही विशाल अपनी मासूम शक्ल बनाते हुए बोला, अंकल, मैंने राधिका को बहुत मना किया कि यह सब सही नहीं है, लेकिन यह मानी ही नहीं और मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। राधिका ये सुनते ही चिल्लाते हुए बोली, चुप करो, तुम यह सब तुमने ही किया है या मैंने? और झूठ बोलना बंद करो। पापा ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और अभी भी झूठ ही बोल रहा है। आप इसकी बातों का विश्वास ना करें। राधिका रोते हुए सुरेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोली जा रही थी, लेकिन सुरेंद्र जी कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं थे। पापा, आप सुन रहे हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज़ मेरा विश्वास करें, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी सुरेंद्र जी जोर से राधिका को थप्पड़ मारते हुए बोले, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर भी सकती हो। मुझे तुम पर इतना विश्वास था, लेकिन तुमने एक झटके में वह सारा विश्वास तोड़कर रख दिया। और विशाल, तुम तो मेरे घर से निकल जाओ और दोबारा कभी शक्ल भी मत दिखाना। विशाल वहाँ से चला जाता है। सुरेंद्र जी ने आज तक कभी भी राधिका पर हाथ नहीं उठाया था, ना ही कभी गुस्से से बात की थी, लेकिन आज जब उन्होंने राधिका पर हाथ उठाया तो राधिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राधिका का इस वक्त जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोली, पापा, मैं समझ सकती हूँ कि आपको इस वक्त
कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। विशाल मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी बात नहीं सुननी है। और कितना झूठ बोलोगी, जब मैंने खुद तुम्हें अपनी आंखों से यह सब करते हुए देखा है। भगवान यह दिन किसी भी पिता की जिंदगी में न लाए। सुरेंद्र जी यह सब गुस्से में कहकर वहां से चले जाते हैं और निर्मला जी, आकाश, हिमानी के साथ ये सब मजे से देख रहे थे, क्योंकि जो वो चाहते थे वो तो हो चुका था। निर्मला जी अपने रूम में जाकर देखती हैं कि सुरेंद्र जी खिड़की के पास खड़े थे। वो उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप ज़्यादा सोचिए मत। बच्चों की ये उम्र कुछ होती ही ऐसी है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सही कर रहे हैं या गलत। लेकिन मैं उनका बाप हूँ, और कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे देखकर शांत कैसे रह सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जल्द से जल्द राधिका की शादी करवा दीजिए, इससे पहले वो हमारे हाथ से निकल जाए। लेकिन आप तो मेरे सुनने को तैयार ही नहीं थे। अब देख लीजिए, निकल गई वह हमारे हाथ से। लेकिन मैं अब भी यही कहूँगी कि आप जल्द से जल्द राधिका की शादी करवा दीजिए। आज उसने लड़के को घर बुलाया है, कल कहीं वह लड़के के साथ घर से ना भाग जाए। तुम सही कह रही हो निर्मला, हमें जल्द से जल्द राधिका की शादी करवानी होगी। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और ख़ानदान भी अच्छा है। हाँ, वो राधिका से उम्र में बड़ा है, लेकिन अच्छा है। अब विशाल तो राधिका से शादी नहीं करेगा, तो हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वैसे वो राधिका से शादी करना चाहते हैं, तो आप कहें तो मैं शाम को ही उन्हें बुला लूँ। हम जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तुम उन्हें आज शाम को बुला लो। सुरेंद्र जी अपने उदास मन के साथ निर्मला जी से कहते हैं। सुरेंद्र जी के मुंह से शादी के लिए हाँ सुनकर तो निर्मला की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वह तो हमेशा से ही चाहती थी कि राधिका की जल्द से जल्द शादी हो जाए। इधर राधिका अपने रूम में रोए जा रही थी। शाम का वक्त। निर्मला राधिका के रूम में जाकर उसे देखकर बोली, जो नीचे फर्श पर बैठी हुई रो रही थी, राधिका अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और जल्दी से अच्छी तरह तैयार हो जाओ। तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राधिका यह सुनते ही हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सब आखिर हो क्या रहा है। उसे तो यह एक बुरे सपने की तरह लग रहा था, लेकिन राधिका को कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा जरूर था कि इन सब के पीछे जरूर उसकी सौतेली माँ का ही हाथ है। राधिका अपने रूम से दौड़ते हुए सीधा सुरेंद्र जी के पास जाती है, जो इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। राधिका रोते हुए बोली, पापा, आप मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपने तो कहा था कि जब मैं 25 की हो जाऊंगी उसके बाद ही शादी करेंगे। लेकिन अभी अचानक शादी क्यों? क्या तुम जवाब नहीं जानती कि तुम्हारी शादी में क्यों कर रहा हूँ, या और कुछ भी करना बाकी है जिससे मेरा सर नीचे झुक जाए? और अच्छा ही है कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और हाँ, इसमें तुम्हारी कोई मर्जी शामिल नहीं होगी। तुम शादी करना चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हारी शादी जल्द से जल्द होगी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, तो तुम यहाँ से जाओ और रेडी हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। राधिका चुपचाप वापस रूम में चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त उसका कुछ भी कहना जहर उगलने के बराबर होगा, और वो तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। निर्मला और सुरेंद्र उनका वेलकम करते हुए बोले,
आइए बैठिए। निर्मला सबको पानी देती है और सुरेंद्र जी की साइड में बैठते हुए बोली, और कपिल बेटा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सामने वाले सोफे पर बैठा कपिल, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, वह मुस्कुराते हुए बोला, काम एकदम अच्छा चल रहा है आंटी जी। कपिल के साथ उनके माँ और पापा आए हुए थे। तभी राधिका वहाँ आती है, जिसने सिंपल कुर्ती पहनी हुई थी और उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। राधिका चाय को टेबल पर रखती हुई निर्मला बोली, बेटा, राधिका यह है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। राधिका उन दोनों को नमस्ते करती है। और यह है इनका इकलौता बेटा कपिल। राधिका कपिल को एक नज़र देखकर उसे भी नमस्ते करती है। निर्मला जी के कहने पर वह सबको चाय देती है और साइड वाले सोफे पर बैठ जाती है। मिसेस शर्मा राधिका को देखते हुए बोली, देखिए सुरेंद्र जी और निर्मला जी, हमें तो आपकी बेटी पहले से ही बहुत पसंद है, तो आप हमारी तरफ से ही हाँ ही समझिए। निर्मला जी खुश होते हुए बोली, अरे फिर इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। जब आपकी तरफ से भी हाँ है और हमारी तरफ से भी, है ना सुरेंद्र जी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर शर्मा सुरेंद्र जी को देखते हुए बोले, तो सुरेंद्र जी, जब आपकी तरफ से रिश्ते के लिए हाँ है तो हमारी तरफ से भी तो हम अपने साथ राधिका के लिए शगुन लेकर आए हैं और साथ ही सगाई की अंगूठी भी। तो आज ही हम इन दोनों की सगाई कर देते हैं, क्योंकि शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। सुरेंद्र जी अपने चेहरे पर झूठी स्माइल के साथ बोले, बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। निर्मला, मैं कपिल के लिए अंगूठी लेकर आती हूँ। कपिल और राधिका दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। हिमानी आकाश के कान में बोली, बेचारी की बुढ़ी से शादी हो रही है, अच्छा है जल्द से जल्द ये इस घर से बाहर जाएगी। निर्मला जी सबकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि शादी का शुभ मुहूर्त कल से अच्छा और कोई नहीं है, वरना 1 साल के बाद ही कोई शुभ मुहूर्त होगा। मिस्टर शर्मा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी कल ही हो जाएगी। वैसे भी 1 हफ्ते के बाद कपिल भी यहाँ से दूर पोस्टिंग होने वाली है, तो वो राधिका को अपने साथ ही लेकर चला जाएगा। आपका क्या कहना है सुरेंद्र जी? सुरेंद्र, शादी कल ही होगी। इधर राधिका के दिल कर रहा था कि वह चिल्ला चिल्ला कर रोए, लेकिन वह इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी और वह अपने आप को संभालते हुए सब कुछ सुने जा रही थी। मिस्टर शर्मा बोले, देखिए सुरेंद्र जी, आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही होगी। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, आप जो देना चाहें अपनी तरफ से दीजिएगा। सुरेंद्र जी हाथ जोड़ते हुए बोले, जी बिल्कुल, अब हमें आज्ञा दीजिए सुरेंद्र जी। नमस्ते। जी नमस्ते। लड़के वालों के जाने के बाद सुरेंद्र जी बोले, अब आप सभी शादी की तैयारी शुरू कर दें और जिन भी मेहमानों को बुलाना है मैं फ़ोन कर देता हूँ। और निर्मला जी, जिन्हें आप बुलाना चाहती हैं उन्हें भी बुला लीजिए, लेकिन जो खास हैं सिर्फ उन्हें ही बुलाएं। और निर्मला, आप मेरे साथ रूम में चलिए, हम लेन देन की बातें कर लेते हैं। जी चलिए। और राधिका, तुम आकाश के साथ जाकर शॉपिंग कराओ, तुम्हें जो कुछ भी सामान चाहिए वो सब ले आना। सुरेंद्र जी आकाश को पैसा देते हुए बोली, ये लो आकाश, तुम राधिका को लेकर जाओ। जी पापा। चलो राधिका। राधिका चुपचाप उठकर आकाश के साथ चली जाती है। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। धीरे धीरे मेहमान आना भी शुरू हो चुके थे। सब बहुत खुश थे, अलावा राधिका और सुरेंद्र जी के। राधिका रूम में शांत बैठी हुई थी। तभी निर्मला जी अंदर आने को हुई। राधिका,
बाहर आ जाओ, तुम्हारी मेहंदी की रस्म करनी है। सभी मेहमान आ गए हैं, उसके बाद तुम शादी के लिए तैयार हो जाना। निर्मला राधिका को अपने साथ बाहर ले जाती है। तो लड़कियां राधिका के हाथों पर मेहंदी लगाने लगती है। राधिका अपने हाथ पर मेहंदी देखती है, जहां उसकी मेहंदी के बीच कपिल का नाम लिखा हुआ था। शाम हो चुकी थी। राधिका अपने रूम में जाकर अपने बेड पर बैठकर शादी का जोड़ा देखती है। वो राधिका की माँ की शादी का जोड़ा था, जिसे अब राधिका अपनी शादी में पहनने वाली थी। राधिका को अपने सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी निर्मला जी आते हुए बोली, राधिका, अब तुम ये जोड़ा पहन लो और तैयार हो जाओ, लड़के वाले बारात लेकर आते ही होंगी। और ये रोना धोना बंद करो। राधिका अपने आंसुओं को साफ करके शादी के लिए तैयार होने लगती है। सुरेंद्र जी उदास मन के साथ अपने रूम में बैठे हुए थे। तभी निर्मला वहाँ आती है। वो उन्हें देखते हुए बोली, अरे, आप भी तक तैयार नहीं हुए? बारात आती ही होगी, अभी तक लड़की के पिता ही तैयार ही नहीं हुए हैं। सुरेंद्र, कल मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी करूंगा। वो अपनी शादी से खुश होगी और मैं भी। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि न राधिका खुश है, ना मैं खुश। लेकिन फिर भी ये शादी करनी ही होगी। निर्मला, अरे, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी कुछ साल बाद भी आप राधिका की शादी करते ही तो अब आप उसकी शादी कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी बात क्या ही है। और हर लड़की को अपनी शादी में दुख तो होता है, क्योंकि वह अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। अब आप चलिए, जल्दी से यहाँ कपड़े पहन लीजिए। सुरेंद्र जी तैयार होकर बोले, निर्मला और राधिका तैयार हो गई हो तो तुम उसे मेरे पास भेज दो, मुझे उससे कुछ कहना है। ठीक है, मैं भेजती हूँ। राधिका, दरवाज़ा खोलो। राधिका जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, निर्मला जी देखती हैं कि राधिका शादी के जोड़े में बिल्कुल तैयार थी। वो तो उसे देखकर बोली, तुम अगर तैयार हो गई तो तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। अब वो सबसे एक बार मिलना चाहते थे। राधिका को थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि सुरेंद्र जी उसे बात करना चाहते थे। सुरेंद्र जी की बेड पर बैठते हुए तभी वो राधिका के रूम में आते हुए देखती हैं, जिससे अपनी माँ की शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। राधिका को देखकर सुरेंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोली, आओ बैठो। राधिका सुरेंद्र जी की स्लाइड में जाकर बैठती हुई सुरेंद्र जी सामने देखती हुई बोली, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितना घटिया बाप हूँ, लेकिन अपनी ही बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर दी है, वो भी तुम्हारी उम्र से बड़े लड़के के साथ। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने यह सब क्यों किया है। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मैं इस बात को कभी भूल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आज तुम्हारी शादी है तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं। मैं अच्छे से जानती हूँ पापा कि आपने मेरे लिए जो भी सोचा है अच्छे के लिए ही सोचा होगा, और आप कुछ भी कर रहे हैं तो फिर मेरे लिए आप दुनिया के बेस्ट पापा रहोगे। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि जैसा भी आप सोच रहे हैं मैंने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया है। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। मैं नहीं जानता कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन मैं उस पर विश्वास करता हूँ जिन्होंने मेरी आंखों के सामने देखता हूँ। यह कहकर वह रूम से बाहर चले जाते हैं। राधिका भी वापस अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वो निर्मला को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुन लेती है, जिसको सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सौतेली माँ उसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती। तभी राधिका को
निर्मला के आने की आहट सुनाई देती है तो वह पीछे हो जाती है। निर्मला रूम में चली जाती है। राधिका अंदर रूम में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद करती रहती है। राधिका अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं गलत सहूंगी क्यों? मैं इस साजिश का शिकार नहीं हो सकती। इस साजिश का शिकार नहीं हो सकती। मुझे कुछ करना होगा। मैं यह बात पापा को भी नहीं बता सकती क्योंकि उन्हें तो मेरी किसी भी बात का विश्वास ही नहीं है। तो इस पर तो वह बिल्कुल भी नहीं विश्वास नहीं करेंगे। मुझे खुद से ही कुछ करना होगा। रात के 9 बजे हैदराबाद की सुनसान सड़कों पर एक लड़की शादी के जोड़े में भागी जा रही थी, जिसके पीछे 3 आदमी भागे जा रहे थे। वो लड़की उन आदमियों को पीछे देखते हुए भागी जा रही थी। वो आगे नहीं देख रही थी। तभी सामने से आ रही कार से वो लड़की टकरा जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। आह! तभी उस कार में से एक लड़का निकलकर उस लड़की के पास आते हुए बोला, जिसे अपना पैर पकड़ा हुआ था, तुम देखकर नहीं चल सकती हो क्या? वो लड़की उस लड़की की आवाज़ सुनते ही उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। वो लड़का काफ़ी हैंडसम था। उसने वाइट कलर की शर्ट, जिसके ऊपर के बटन खुले हुए थे, ऊपर ब्लेजर और नीचे फॉर्मल पैंट पहनी हुई थी। दाढ़ी और मूछ से उसका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा था और थोड़े लंबे बाल दिखने में वह बिल्कुल माफिया जैसा लग रहा था। वो लड़का उस लड़की को देख रहा था, एक पतली लड़की जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बालों को जूड़ा बना हुआ था, लाल रंग के लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियाँ और मेहंदी, और उसके साथ उसकी मासूम सी शक्ल। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे आज उसकी शादी हो। लेकिन जब वो लड़की उस लड़के को गौर से देखती है तो उससे ही घूरी जा रहा था। वो अंधेरा होने के कारण अच्छे से उसका चेहरा नहीं देख पाती, तो वो खड़े होते हुए भागने लगती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती क्योंकि उसकी पैर और सर में चोट लगी थी। तभी वो लड़का उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अभी तुम कह रही थी कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए और अब तुम भाग क्यों रही हो? क्योंकि आप भी देखने में किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे हो। तभी जो आदमी उस लड़की का पीछा कर रहे थे वो तीनों उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक बोला, लड़की को हमारे हवाले कर दे। वो लड़का अपनी ड्रेसिंग आवाज में बोला, अगर मैं नहीं करूं तो? उन तीनों में से जैसे ही वो आदमी उस लड़के को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है तो वो लड़का तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सामने हाथ को नीचे करते ही बोला, देखो, ये गलती तो तुम करना भी मत। मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग कर देता हूँ कि तुम तीनों चुपचाप अगर रास्ता देखकर यहाँ से निकल लो, इसमें ही तुम तीनों की भलाई होगी और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तू क्या सोच रहा है? तू कहीं का बहुत बड़ा माफिया है या डॉन है? चुपचाप लड़की को हमारे हवाले कर, हम अपने रास्ते से निकल लेंगे। लेकिन मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले करूं ही क्यों, जब वो लड़की मेरे पास आई है, तुम लोगों के पास नहीं। अबे ओ, ये लड़की तेरी लगती है क्या है जो तू इसकी इतनी प्रोटेक्शन कर रहा है? तुम लोगों की क्या लगती है? तुम लोग भी तो इसका पीछा कर रहे थे। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी अकड़ निकालनी ही पड़ेगी। या कहकर एक आदमी नीचे पड़े डंडे को उठाया उस लड़के पर वार करता है, लेकिन वो लड़का उस डंडे को पकड़कर उसके हाथ से छीनते हुए उस पर ही पलटकर वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी उन्हीं में से दूसरा आदमी भी उस पर
वार करने की कोशिश करता है और वह लड़का उसे पेट में एक जोर की किक मारता है। वो दोनों दोबारा लड़खड़ाते हुए उठते हैं, दोबारा वार करने की कोशिश करते हैं और उनमें से तीसरा आदमी जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने के लिए कोशिश करता है। जैसे ही वो लड़का गुस्से में उस आदमी की तरफ देखता है तो वो डर कर उस लड़की का हाथ छोड़ देता है। वो लड़का उस आदमी के पास गुस्से में जाकर उसका वही हाथ पकड़ता है जिससे उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा था और उसे मोड़ते हुए बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो इसीलिए इतना उछल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम ही बताया ना, तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और जब मैंने एक बार मना किया तो मतलब मान जाओ। वो लड़का उनको मार मार के उनकी बुरी हालत कर दे रहा है। ये देखकर वो लड़की बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, तभी वो लड़का अपनी बाहों में उसे लेते हुए बोला, रानी उठो, क्या हुआ। वो उस लड़की का नाम नहीं जानता था। वो लड़का उस लड़की के सर पर चोट देखता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अपनी कार में बिठा लेता है। इधर निर्मला जी घबराते हुए सुरेंद्र जी के पास जाती हैं, जो कुछ महीनों से बात कर रहे थे। एक बार मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। वो सुरेंद्र जी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाती है और उनसे बोली, राधिका अपने रूम में नहीं है। मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं है। राधिका भाग गई है। यह सुनते ही सुरेंद्र गुस्से में निर्मला पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बोले जा रही हो तुम। मेरी बेटी भाग नहीं सकती। मुझ पर मत चिल्लाइए। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो रूम में जाकर देख लीजिए, जहाँ खिड़की पर दुपट्टा की रस्सी बनी हुई है और वह खिड़की से कूदकर अपनी ही शादी से भाग गई है। तभी सुरेंद्र जी घबराते हुए उस रूम में जाते हैं जहाँ राधिका तैयार हो रही थी। वो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि वहाँ दुपट्टों की रस्सी बनी हुई थी। वो गुस्से में बोले, राधिका ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने ही तुम पर विश्वास करके गलती की। अब यकीन हो गया है कि आपकी प्यारी बेटी अपनी ही शादी से भाग गई। अब बारात घर पर आई है, क्या कहेंगे। अब हम सबसे कि अब बारात लेकर वापस जाइए, हमारी बेटी अपनी ही शादी से भाग गई है। निर्मला ताने मारते हुए, बंद करो और यह सोचो कि इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करना है। आप ही सोचो कि आपको क्या करना है और अब करेंगे भी क्या आप। हम सबसे बता देते हैं कि राधिका शादी से भाग गई है। निर्मला और सुरेंद्र आपस में बातें कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, क्या राधिका भाग गई। यह सुनते ही निर्मला और सुरेंद्र दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी ने उनके साथ खड़ी थी। वे दोनों निर्मला और सुरेंद्र जी के पास आकर बोले, क्या हुआ सुरेंद्र जी, राधिका कहाँ है। राधिका कुछ सामान और अपनी ज़रूरी फाइल लेकर भागी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।